अब ये सारे जो मुद्दे थे ना, ये आपको ये समझना चाहिए कि आइसोलेशन में नहीं है, पूरा विश्व ही प्रभावित है। और हम लोग भारत में स्पेसिफिकली क्या-क्या चैलेंजेस उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको समझना चाहिए पूरे वैश्विक स्तर पर एक तो ग्लोबल वार्मिंग की बात हम लोग करते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं वैश्विक उष्णता। और साथ में दूसरा ओज़ोन लेयर डिप्लीशन की बात होती थी। ओज़ोन लेयर में क्या होता था, ओज़ोन की जो परत उसमें छेद हो गया था। वो छेद भरना स्टार्ट हो चुका है और भरना स्टार्ट हुआ, आपको जानकर के थोड़ा खुशी हो सकती है। पूरी दुनिया के देश बहुत सारे साथ में आए थे और उन लोगों ने ट्रीटी साइन की हुई थी और उस ट्रीटी में सारे लोगों ने, जो हम लोग फ्रिज और वगैरह एसी बनाया करते थे, उसमें पहले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs हुआ करते थे, इनका प्रयोग किया जाता था। और इनकी एक रिएक्शन होती है जो क्या कर देती है, आपको कभी पढ़ाऊंगा अलग से। तो उसमें वो रिएक्शन की वजह से जो O3 होता है, ओजोन जो होता है ना, कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन ही होता है, लेकिन उसके 3 ऑक्सीजन के अगर आप एटम्स को मिलाकर के मॉलिक्यूल बनाते हो तो वो ओजोन मॉलिक्यूल हो जाता है। और ओजोन मॉलिक्यूल जो है ना, वो टूटना स्टार्ट कर देता है किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक। फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। तो इसमें होता है क्या, जब ऑक्सीजन 3 मिलकर के बने हुए हैं तो वो ओजोन है। अब ओजोन से जब O2 बनने लग जाता है तो क्या हो जाता है, जो ओजोन है वो कम हो गई। अब कम हो जाना ओजोन का ही क्या हो जाता है, ओजोन परत में छेद हम लोग बोल देते हैं। लेकिन वो भरना स्टार्ट हुआ है, काफी अच्छी बात है। खासतौर से जो हमारा साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, उसके ऊपर काफी बड़ा हुआ करता था, जो कम होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया साथ में आई और उन्होंने बोला कि हम लोग फ्रिज और एसी बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन फिर भी ये एक समस्या है, अभी भी पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे देश साथ में आए थे। अब अभी अलग अलग तरह की ट्रीटीज हुआ करती है, ठीक है। तो अभी एक पेरिस में ट्रीटी हुई थी, ठीक। कहां पर हुई थी, पेरिस में। पेरिस कहां पर मालूम है आपको, फ्रांस में। अब ऐसी ट्रीटी में हुआ यह था कि बहुत सारे देश आए, उन्होंने अपने लिए बहुत सारे टारगेट्स रखे कि हम इन टारगेट्स को मीट करेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारे ऊपर आप इस तरह के प्रतिबंध भी लगा सकते हो। सारे लोग साथ में आकर के कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान अगर कुछ प्रदूषण करेगा तो भारत को भी नुकसान है, भारत कुछ प्रदूषित करेगा तो चीन को भी नुकसान है, ठीक है। तो ये एक ऐसी समस्या है जो सारे देशों के, दुनिया के सारे देशों की मिलकर के समस्या है। और ऐसे में आपको मालूम है, दुख होगा, नॉर्थ कोरिया तो एक बहुत ही बदनाम देश है, लेकिन साथ में ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका ने भी उस ट्रीटी से हाथ खींच लिया था, बाकी सारे देश उसमें साथ में रहे। तो इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं। नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स भी कभी कभी वैश्विक स्तर के उद्देश्यों को पीछे कर देती है, ठीक। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, अब क्या हो रहा है, कुल मिलाकर के जो मैं बात समझ में आ रही है वो बात यह है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लागत बहुत ज्यादा है। अवसर लागत समझते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके पास वातावरण अच्छा है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अपना काम करते जाओ। वातावरण खराब है तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वातावरण की बात करना या पूरे पर्यावरण की बात कर रहे हैं, वातावरण तो सिर्फ वायु से रिलेटेड है, पूरे पर्यावरण में सिर्फ और सिर्फ अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब हम लोग ये बात कर रहे हैं, नहीं तो उसके तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पूरे पूरे समाज हैं, एक भावनात्मक लेवल पर भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिनका अपने आसपास के पर्यावरण से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी लागत है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, ये तो मैं समझ में आ गया। अब एक जो अगला प्रश्न आता है कि ये जो समस्याएं हैं ये तो हमेशा से रहनी चाहिए थी, ह्यूमन हिस्ट्री तो इतनी पुरानी है, ठीक है। जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो लगभग लगभग 2 लाख साल पुराना से आने स्टार्ट हुए। फिर अगर आप बहुत रिसेंट बात करो तो करीब 40,000 साल के आसपास से होमोसेपियंस ने रूल करना स्टार्ट किया दुनिया को, काफी ठीक ठाक तरह से। 70,000 साल पहले से हो गया था। आप एक बुक है सेपियंस को भी पढ़िएगा। तो अब इतने साल पहले से हमने करना स्टार्ट किया और ये सारी समस्याओं की बात तो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो हुआ क्या है ना, पूरे दुनिया में मानवों की जनसंख्या बहुत कम थी, बहुत कम नंबर आया करता था, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ क्यों ऐसा? तो पहला प्रश्न तो ऐसा है कि ये पिछली शताब्दी से ही संबंधित है क्या? तो बात है हाँ, अभी ही हुआ, ये पहले की समस्या नहीं है ना। क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, ऐसा है तो क्यों है? इसलिए है, 2 कारण है कि सभ्यता के जब प्रारंभिक दिन थे, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में सिविलाइजेशन स्टार्ट किया हुआ था ना, तो हम लोग मांग करते थे, जंगल से लकड़ियां काटते थे, लेकिन जंगल इतना बड़ा हुआ करता था और लकड़ियों की मांग इतनी कम हुआ करती थी कि जंगल अपने आप फिर से उसकी आपूर्ति कर देता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब मांग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, ठीक। तो इससे होगा क्या, जब आपको पता है कि पहले संसाधनों की जो भी मांग थी वो कम हुआ करती थी, अब वैसा नहीं रहा, तो इससे हो क्या जाता है, एक तो ये समस्या थी। दूसरी बात हम लोग करते थे प्रदूषण की, ठीक।
क्या हो जाता था कि उस टाइम पर जो आपका प्रदूषण भी हुआ करता था, ऐसा नहीं कि कोई प्रदूषण नहीं होगा, लोग घरों में खाना बनाएंगे तो आग वगैरह जलाएंगे, उससे प्रदूषण हुआ करता था, लेकिन वो पर्यावरण की जो अवशोषी क्षमता थी उससे बहुत कम हुआ करता था, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अगर प्रदूषण कम है तो अपने आप ही पर्यावरण क्या कर ले रहा है, उसका अवशोषण कर ले रहा है, अवशोषित कर ले रहा है, और उससे कोई भी समस्या नहीं हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ, अब समस्या बदल गई। उस समय की बात ही है, संसाधनों का निष्कर्षण हो रहा था लेकिन कम था। किसकी तुलना में? संसाधनों के जो पुनर्जनन की दर है उसकी तुलना में। अच्छा ठीक, अब क्या हुआ, ये सारी चीजें पहले हुआ करती थी, लेकिन अब हो गया है क्या, सबसे पहली बात आ गई, अब जनसंख्या विस्फोट हो गया है, बहुत सारी जनसंख्या अचानक से बढ़ गई। पिछले 100 साल में लगभग 3 गुना जनसंख्या पूरी दुनिया की बढ़ गई, जैसे मैंने बताया। तो उससे क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। तो इससे होता क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्यों खतरनाक है? आपको भी भोजन चाहिए, मुझे भी चाहिए, ज्यादा लोग होंगे ज्यादा को भोजन चाहिए, ज्यादा लोगों को ज्यादा कपड़े चाहिए, ज्यादा लोगों को ज्यादा ट्रैवल करना होगा, इधर से उधर ज्यादा होगा, तो यातायात के साधनों का ज्यादा उपयोग होगा। तो हर तरह के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग होने लगेगा, और इस वजह से भी क्या हो जाएगा, बर्डन बढ़ने लग जाएगा। किसके ऊपर? जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर। ठीक, अच्छा, और क्या हुआ, साथ में जनसंख्या के बढ़ जाने और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वास्तव में दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जो औद्योगिक क्रांति हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति ने जो काम काज चल रहा था, पहले फैक्ट्री सिस्टम नहीं हुआ करता था, और फैक्ट्री सिस्टम भी औद्योगिक क्रांति में थोड़ी बाद की स्टेज है। पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास, हम लोगों ने काम को अलग अलग तरह से डिवाइड करना स्टार्ट किया। डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि आप सिर्फ ये काम करो, ज्यादातर लोग अगर ये काम करेंगे, तो अगर एक बड़ा ग्रुप बना करके काम करेंगे तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलने से प्रोडक्शन बढ़ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई और नई मशीन्स भी आना स्टार्ट हुई। उन सारी चीजों को हमने यूज करना स्टार्ट किया, किसमें? अपना उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाने में, कि लोगों के पास खाने को नहीं है या पहनने को नहीं है, वो सारी चीजों का हम इतना उत्पादन कर दें कि किसी के पास भी इस तरह की कोई कमी रह ना जाए। और इस समस्या में हुआ क्या, जब ज्यादा आप उत्पादन कर दिया, अभी क्या होता है, अभी हमारे परिवारों में, मैं पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मेरा ये काम है, मुझे खाना खेत में उगाने की टेंशन नहीं है, कोई उगा रहा होगा, मैं उसको पैसे दूंगा, मुझे वो काम मिल जाएगा। तो होने क्या लगा कि बहुत सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, उनमें लोगों को अपना समय गुजारने की आवश्यकता नहीं रह गई, और इस वजह से लोग अपना अलग अलग तरह का स्पेशलाइजेशन करते चले गए। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे वैसे और ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता आने लगी। तो दोनों ने एक दूसरे की मदद की है और ज्यादा मजबूत बनाने में। तो ये हुई, अब इन दोनों से क्या हुआ, इन दोनों की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट का काम हुआ करता था, कौन सा काम, पहले के दो काम, पहला क्या होता था, संसाधनों की सप्लाई करना, और दूसरा काम होता था वेस्ट का एस्टिमुलेशन करना। वेस्ट एस्टिमुलेशन का मतलब क्या था, जो भी कूड़ा करकट है, अवशेष है, उसको अवशोषण कर लेना, उसको अवशोषित कर लेना। ये दोनों ही अच्छे से नहीं हो पाए, और इस वजह से जो तीसरा काम है वो होता है लाइफ को सस्टेन करने का, जीवन को चल देने का, उसमें समस्या आने लगी है ना। हम लोग को तो दिखता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, और होती चली जा रही है, बहुत तेजी से हो रही है। द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन नाम की मैंने बुक का भी मेंशन किया हुआ था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा सीवियर ये चीजें हो चुकी हैं। अच्छा, तीसरी एक और समस्या आती है इसी में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हो गया, जनसंख्या भी बढ़ गई, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं और मिस यूज भी कर रहे हैं। ठीक, एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। क्या बोलते हैं? कंज्यूमरिज्म, कि और ज्यादा सामान खरीद लो, और ज्यादा खरीदते जाओ, जरूरत नहीं है फिर भी खरीदते जाओ, है ना। और एडवर्टाइजिंग भी इस तरह से चल रही होती है कि आप सारी चीजें खरीदते जाओ, तो उससे होने क्या लग जाता है, इस तरह की चीजों को हम लोग देखते हुए समझते हैं कि ऐसी स्थिति में लोग उन्हीं संसाधनों का जिनकी उनको आवश्यकता नहीं है, उनको भी दुरुपयोग कर रहे होते हैं। तो यहां से भी प्रकृति पे तो बर्डन पड़ेगा ही। तो ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों से होता क्या है, वही सारी चीजें हम लोगों ने बात की थी। क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा, संसाधनों का जो निष्कर्षण है, ये जो चिन्ह अभी तक ऐसा हुआ करता था, ये पलट करके आपका ऐसा बन गया। ठीक, आगे बात समझ में। इससे क्या हुआ, संसाधनों का जो निष्कर्षण है वो ज्यादा होने लगा, किससे? जो पुनर्जनन की क्षमता थी, पुनर्जनन की दर थी, उसकी तुलना में। और यहीं से साथ साथ जो प्रदूषण होने लगा, वो अवशोषण किए जाने की जो क्षमता थी उससे ज्यादा होने लगा। ठीक, तो ये भी एक समस्या आ गई। देखिए, अवशोषित क्षमता पर भी दबाव बढ़ने लगा, है ना, ये दोनों चीजें बढ़ गई। अब इन दोनों चीजों से क्या हुआ, समस्या होने लगी, है ना। और इन्हीं समस्याओं की वजह से हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारी पर्यावरण में हमको जो चीजें दिखती है, नदियां सूख गई हैं या नदियां प्रदूषित हो गई, वो सारी चीजें हो गई। ठीक, तो क्या हुआ, प्रदूषित जल और सूखी नदियां हमको दिखने लगी, जल स्रोत रह नहीं गए। हम लोगों ने यही बात जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, क्या हो गया था, हमारा जो भी वाटर, पानी जैसी चीज जो इतने प्राकृतिक रूप से सबको मिला करती थी, उसको भी हम लोगों ने एक इकोनॉमिक गुड बना दिया, एक आर्थिक वस्तु बना दिया। कल को हो सकता है कि सांस को लेने में भी वैसी चीज हो जाए, है ना। तो ये समस्या आ गई। ऐसे ही क्या हुआ था,
हम लोगों ने जो नवीकरणीय, अगर जंगल से पेड़ काटने वाली बात थी या समुद्र से मछलियां पकड़ने की बात थी, इन सारे में भी क्या हो गया था, इनका इतना गहन निष्कर्षण किया गया कि यहां पर रिसोर्सेस खत्म से होने लगे, डिप्लीट करने लग गए। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, बहुत सारे जो संसाधन थे, महत्वपूर्ण संसाधनों का क्षय हो गया बहुत सारे। और क्या हुआ, और इसी के साथ नए संसाधनों की खोज करने के लिए आपकी मजबूरी हो गई, हमारी मजबूरी हो गई, मानवता की मजबूरी हो गई कि प्रौद्योगिकी और अनुसंधान यानी कि टेक्नोलॉजी और रिसर्च में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और सर्वाइवल के लिए भी आवश्यक हो गया, बिना आरओ के आप बड़े शहरों में नहीं रह सकते, इतना ज्यादा प्रदूषित पानी रहता है। तो वो तो टेक्नोलॉजी और रिसर्च की बात नहीं, वो तो सस्टेनेंस की बात है। यहाँ तो आपको नई चीजें ढूंढते चले जाना होगा। क्यों? क्योंकि आपने पुराने संसाधनों को एक तरह से खत्म कर दिया, समापन कर दिया। क्यों? क्षय हो चुका है संसाधनों का। और सांस और जल संक्रामक रोगों की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से क्या हो जा रहा है कि आपका जो भी हेल्थ एक्सपेंडिचर है, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो सीधी सीधी हमें इकोनॉमिक कॉस्ट भी दिख रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से ही जरूरी नहीं है पर्यावरण, उसका बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आर्थिक एंगल से आप देखोगे तो भी आपको बहुत सारी समस्याएं दिखेंगी। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, पर्यावरण अपक्षय के कारण क्या हो गया, स्वास्थ्य में लागत में वृद्धि हो गई, जो मैंने आपको अभी बताया। और साथ में अगला जो पॉइंट इसमें आ रहा होता है कि ये सारी समस्याएं वो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे, लेकिन साथ में पर्यावरण जो है वो पूरी तरह से दुनिया में कनेक्टेड इशू है। ओजोन लेयर वाली जो मैंने बात बताई थी कि वो छेद कम होना स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश एक साथ है। पाकिस्तान अगर कुछ प्रदूषण करेगा तो भारत को नुकसान है, भारत कुछ प्रदूषण करेगा तो चीन को नुकसान है, चीन कुछ प्रदूषण करेगा जापान को नुकसान है। प्रदूषण तो कलेक्टिवली पूरी दुनिया का ही है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हालांकि लोकलाइज्ड पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। बीजिंग अगर प्रदूषित कर रहा है तो बीजिंग को वाले लोगों को रहने की बहुत समस्या होगी, लेकिन अगर बीजिंग बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है तो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर यह बात समझ में आती है कि ये कोई लोकल मुद्दा नहीं है, वास्तव में क्या है, ये वैश्विक ही मुद्दा है। और उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज है दुनिया भर में, वो क्या है? पहला है आपका वैश्विक उष्णता, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आमतौर पर पूरी दुनिया का जो औसत टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है वो अच्छा एब्जॉर्ब कर लेती है सोलर एनर्जी को, और उसको चीजों को वार्म रखती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों ने कोई पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज में अगर आपको टेम्परेचर ज्यादा रखना है तो आप एक शेड लगा करके वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहेगी, इस तरह की गैसेस क्या करती हैं, वो गर्म बनाए रखती हैं। तो पृथ्वी को, अगर आप पृथ्वी का जो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वायु है, वायुमंडल है, और वायुमंडल ने क्या कर रखा है, पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही होती है तो ज्यादा गर्म बनी रहती है, और इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बहुत सारी हमारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं, और जो ध्रुव हैं, पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर भी बहुत सारी बर्फ है जो पिघलना स्टार्ट हो रही है, जिससे समुद्र तल के बढ़ जाने की आशंका है, और हो भी रहा है, लगातार हो भी रहा है। और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे बहुत सारे आइलैंड्स डूब जाएंगे, और दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, करीब 30% से ऊपर की पॉपुलेशन ऐसी है जो कोस्टल एरियाज में रह रही होती है। तो बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। ऐसी क्या चल रहा है समझिए। दूसरा आपका जाता है ओजोन क्षय, है ना। हालांकि यहाँ पर उल्टी चीजें हुई हैं, उल्टी का मतलब जो सार्थक दिशा थी उसमें भी चीजें गई हैं। अब अगला जो पॉइंट आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेरिस में एक ट्रीटी हुई थी। अब पेरिस में जो ट्रीटी हुई थी वो बहुत सारे देशों ने साइन की इन्वायरमेंट को लेकर के ही, और उसमें यूनाइटेड नेशंस निकल गया, अमेरिका निकल गया। अमेरिका जैसा देश जो दुनिया की इस समय भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे, उसका निकल जाना काफी खराब रहा। और निकला क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स चलती है। ट्रम्प साहब आ गए तो ओबामा साहब ने साइन की, तो ट्रम्प साहब उससे निकल गए। दो ऐसे देश हैं जो उससे निकले हुए थे। एक तो था नॉर्थ कोरिया, जो वैसे ही काफी बदनाम देश है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं उत्तरी कोरिया, और साथ में आपका अमेरिका, यूएसए। ये दो देश हैं जो उससे निकल गए थे। अब अगर कोई भी बड़ा देश निकल जाए, यूएसए जैसा इतना महत्वपूर्ण देश पूरे दुनिया भर में, महत्वपूर्ण किस वजह से? क्योंकि उसका पर्यावरण को प्रदूषित करने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। तो अगर वो स्टेटस बाहर निकल जाता है तो उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं होगा, है ना। और साथ में वो इतना धनवान देश भी है, तो वो ज्यादा चीजें खर्च कर सकता है। वहां पर ऐसे विकसित देशों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और वहां पर भारत जैसे देश उतनी सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी समझिए, उनके यहाँ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब से चल रहा है। हमारे यहाँ तो देश आजाद होने के बाद से हम लोगों ने कई इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर पाया। तो वो तो पहले ही दुनिया को बर्बाद कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है, और ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो अच्छा नहीं रहता है। हालांकि ओजोन लेयर वाले केस में हम लोगों ने प्रूव किया था कि दुनिया भर के सारे देश साथ आकर के अगर कुछ काम करते हैं तो अच्छा रिजल्ट भी निकल सकता है ना। ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही हमारे स्लाइड्स कंप्लीट हो गई, है ना। तो करेंगे क्या, इसी चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक वैश्विक स्तर पर कुछ चीजों को देखा, ओवरऑल थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश की। अब बात करेंगे कि भारत में पर्यावरण को लेकर के कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं,
और साथ में उनके क्या क्या सॉल्यूशंस आ सकते हैं, हम लोग किस किस तरह की चीजें की गई हैं पहले भी, आगे में भविष्य कैसा दिख रहा है, इसी को हम लोग चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो हमारे सामने होते हुए भी हम लोगों ने शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन को अंदर छिपा रखा है और हम ऐसा मानने लगे कि दुनिया में कुछ गड़बड़ चल नहीं रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बाकी आपकी कोई भी सजेशन हो कि कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीजों को कवर कर सकते हैं, वो भी जरूर लिख करके दीजिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।